पहली बात तो मैं MIM के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सबसे पहले बैरिस्टर साहब और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष शाकिर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एज अ प्रत्याशी सेलेक्ट किया है राजमहल के लिए। दूसरी बात कि क्यों हम लोग राजमहल लड़ने जा रहे हैं और क्यों हम लोग राजमहल जीतना जा रहे हैं। अगर आप सब लोग की बात करें तो आप लोग राजमहल अगर आते हैं तो आप वहाँ के MP से विजय हंसदा जी से पूछिए कि उन्होंने कौन सा विकास का काम करा है, कौन से ऐसे उन्होंने मूल मुद्दे उन्होंने उठाए हैं पार्लियामेंट के अंदर जिस पे कभी काम और लोगों को जवाब मिला है। तो अगर ये सवाल आप उनसे जब पूछने जाएंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि नहीं हुआ है। आप वहाँ के लोगों से ज़मीनी हकीकत पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक CM जहाँ से सेलेक्ट होकर आता है, बरहेट विधानसभा जो राजमहल लोकसभा के अंदर पड़ता है, इतनी बुरी हालत में आज की डेट में, और वहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ है। सड़क नहीं है वहाँ पे, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। अगर मुद्दों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे सिर्फ ये कहने वाला हूँ कि इन किसी भी मुद्दों पे आज तक कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश पकड़ा गया। तो जो बड़े नेता हैं वो भी राजमहल लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि इतना पैसा कहाँ से आया तो वो कहते हैं कि मेरे PA को पता होना चाहिए क्योंकि वो पैसा उनके घर से नहीं आया। तो अगर आप देखें तो ये बहुत एक बचकानी सा जवाब है, बहुत एक बचकाना स्टेटमेंट है कि आपको आपके PA क्या कर रहा है आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब आप देख सकते हैं कि एक गरीब क्षेत्र से वहाँ के मंत्री के पास इतना पैसा निकल सकता है तो वहाँ पे गरीबों के लिए काम क्यों नहीं हो सकता। तो जब वहाँ पे गरीबों के लिए, मजलिस के लिए, चाहे आदिवासी के लिए, चाहे आम जनता के लिए जब काम ही नहीं हो रहा तो इसलिए हमको अब राजनीति में उतरना पड़ा। जिस तरह से लगातार आपके बयान में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पे सीधा हमला कर रहे, इसका मतलब लोग जिस तरह से कहते हैं कि MIM B टीम है BJP के, तो क्या समझे आपके बयान से? अगर आप कहते कि MIM B टीम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले लोकसभा चुनाव जो पिछले बार हुआ था, आपने अभी जो भी बोला है सब इंडिया गठबंधन का, बिल्कुल BJP क्या कुछ भी आपने नहीं बोला। अगर हम लोग B टीम होते तो शायद 14 की 14 सीट पे लड़ते। हमारी कोशिश होती कि इंडिया गठबंधन या किसी और नेता को जीतने ना दिया था, पर हम लोग इस मुद्दे से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हमको 14 सीट लड़नी है। 2 सीट जो चुनी गई है वो खास तौर पे बहुत सोच समझ करके इसका चुनाव किया गया है, वक्त लेके इसका चुनाव किया गया है कि ऐसे नहीं कि किसी ने उठ के बोल दिया कि हम 14 सीट पे लड़ेंगे। नहीं, 2 सीट पे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों जगह पे देखा गया कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है और वहाँ पे लोग हैं, कई हमारे पास शिकायतें आई, लोग हमारे पास उम्मीद से आए कि आपको यहाँ पे चुनाव लड़ना ही होगा, आप कोशिश करेंगे तो हम आपको जिताएंगे। तो जो आपका जो सवाल आता है कि B टीम, अगर हम B टीम होते तो दोबारा मैं कहता हम 14 सीट पे चुनाव लड़ रहे होते, 2 पे नहीं लड़ रहे होते। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने झारखंड के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों, तमाम अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, उनके दर्द को महसूस करते हुए गोड्डा लोकसभा और राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी देने का फैसला किया। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हम घोषणा कर रहे हैं कि 2 सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने जा रही है। हम B फॉर्म ला चुके हैं। गोड्डा से जहाँ तक बात है प्रत्याशी की, तो 4-5 प्रत्याशी हैं और सारे के सारे प्रत्याशी नहले पे दहला हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 2-1 दिन में हम लोग डिसाइड करके उसका ऐलान करेंगे। और जहाँ तक राजमहल की बात है, राजमहल लोकसभा से हमारे बराबर में बैठे हुए जनाब पॉल सोरेन साहब हैं, जो एक बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंटेंट राइटर हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस भी की, लॉ किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। तो इनको प्रत्याशी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राजमहल से बनाया है। क्या लगता है राजमहल और गोड्डा में जिस तरह जमीनी स्तर पे आप लोग काम कर रहे होंगे, मुस्लिम समुदाय लगातार कांग्रेस के साथ चलते नजर आ रही गठबंधन के साथ, क्या तोड़ पाएंगे इस? देखिए, आज जिस तरह से इस सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, चाहे वो JMM हो, कांग्रेस हो, RJD हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, उन तमाम लोगों ने आपने देखा कि 20% झारखंड की मुस्लिम आबादी को किस तरह से इग्नोर किया, किस तरह से उनके अधिकारों को छीनने का, उनकी लीडरशिप को, उनके नेतृत्व को, उनकी नुमाइंदगी को छीनने का प्रयास किया। तो उसी के खिलाफ में एक ज़बरदस्त आक्रोश आप तमाम मीडिया के बंधु भी महसूस कर रहे होंगे, एक ज़बरदस्त गम गुस्सा है। तो मैं झारखंड के तमाम झारखंड वासियों से, तमाम सेकुलर प्रेमियों से आह्वान करेंगे कि 14 सीट के बदले हम 2 सीट गोड्डा और राजमहल लड़ रहे हैं। अगर वाकई आप गुस्सा हैं, वाकई अपने अधिकारों के हनन से आप मायूस हैं, तो आप गोड्डा और राजमहल में अब तन मन धन से अपना वाइटल रोल प्ले करें। जिस तरह से आजसू और भाजपा में लगातार संख्या खास करके मुस्लिमों का ज्वाइनिंग हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, ये आई वॉश है, मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने का एक असफल प्रयास है। चूँकि हम मुसलमान समाज विशेष रूप से कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी विचारधाराओं से समझौता नहीं कर सकता। वो तमाम के तमाम कुछ लोग जो हैं वो दलाल हैं, वो एजेंट हैं, जो निश्चित रूप से अपने निजी स्वार्थ की खातिर बीजेपी और आरएसएस की जो कुंठित और कोढ़ी आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजिकल करप्ट नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल प्रोस्टिट्यूट हैं, वैचारिक वैश्या हैं, वो नज़रियात की तवायफ हैं, तो उनके साथ कभी जा नहीं सकता। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने का असफल प्रयास है। एक मेरा सवाल है आपसे कि झारखंड में मजलिस के हक दीवाने दिखते हैं, मतलब चाहने वाले बहुत हैं, और ख़ास करके रांची में इसका असर दिखता है, मगर रांची लोकसभा से आप लोगों ने कैंडिडेट उतारा नहीं, आखिर क्या थी ऐसी वजह, क्यों नहीं उतारने? देखिए, रांची में हम लोगों ने एक आदिवासी कैंडिडेट को, चूँकि 40% ट्राइबल वोटर्स हैं, 25% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो यहाँ एक रणनीति क्या था, चूँकि चुनाव जीतने के लिए हम जहाँ भी लड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए नहीं लड़ते, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, तो कोई प्रभावी वैसा कैंडिडेट नहीं दस्तयाब हुआ। और बैरिस्टर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका फैसला सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 2 ही सीट पर लड़ो, बाकी इन 2 सीट पे रिजल्ट लेके आओ, आने वाले दिनों में तुम 14 की 14 झारखंड की सीटों पे बोलोगे, इंशाल्लाह 14 की 14 सीटों पे हम अपना प्रत्याशी देंगे। देखिए, गोड्डा में हमारे पास 4 से 5 उम्मीदवारी के रेस में हैं। हम लोग प्रदेश कमेटी के तमाम लोग आपस में मंथन कर रहे हैं और 24 से 48 घंटे में गोड्डा में भी उम्मीदवार तय करके घोषणा कर दिया जाएगा। और हम लोगों के पार्टी के द्वारा जो है सर्वोपरि अभी गोड्डा लोकसभा के लिए इरफान अंसारी जी के पिता फुरकान अंसारी जी को रखा गया है, क्योंकि वो यदि वाकई में रहनुमाई करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज का दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए लोकसभा का टिकट रखा हुआ है, आप आए, टिकट ले और मुस्लिम समाज का रहबरी करें। फुरकान अंसारी का आपने नाम लिया, क्या उनसे कुछ बातें हुई? जी, बातचीत कई माध्यमों से हुई और तमाम लोगों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो हम लोगों को उम्मीद है और तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा भी हम लोग देख रहे हैं कि वो अपना हिस्सेदारी भागीदारी ना मिलने से बाप बेटा दोनों को ही मुखर होकर आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब तय उनको करना है कि वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या फिर वो वाकई में दोनों बाप बेटा मिलकर मुसलमानों का रहनुमाई करना चाहते हैं, उनको हिस्सेदारी भागीदारी दिलाना चाहते हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। ये तो आप सीधा सीधे उनको चैलेंज कर रहे हैं। जी, चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम, वो जो आवाज उठा आपसे रहे टिकट हैं, नहीं लेंगे तो फिर तो आप जिस तरह से बात बोल रहे हैं मुसलमानों का हिस्सेदारी का बात, तो वो तो चैलेंज ही हुआ। चैलेंज क्यों हुआ भाई? आप आवाज उठा रहे हैं, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और आप आके लड़ सकते हो, क्यों? बिल्कुल निर्दलीय लड़िए। मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि सिर्फ आवाज उठाने का दिखावा मत कीजिए, आप मुसलमानों का रहनुमाई कीजिए और लड़ाई लड़िए। आज से नामांकन, देखिए, आज से नामांकन शुरू हो गया है, आज नामांकन खत्म नहीं हो गया। हम लोग 24 से 48 घंटे में उम्मीदवार का घोषणा कर। क्या लगता है?